आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी हॉन्टेड 3D एकोस ऑफ द पास्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हम देव नाम के एक एक्टर को देखते हैं जो अपने भाई टीटू के साथ इधर उधर भटक रहा होता है। देव एक बहुत पॉपुलर डायरेक्टर होता है जिसकी हाल ही में एक मूवी लैला मजनू रिलीज़ होने वाली थी, पर वो दुनिया से छिपकर कहीं दूर जा रहा था ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। देव सोनाली नाम की एक्ट्रेस से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। तभी एक दिन देव सोनाली को प्रपोज करने उसके घर जाता है और वो देखता है कि सोनाली किसी और आदमी के साथ लेटी हुई थी। इसका मतलब है सोनाली पहले से ही देव को धोखा दे रही थी। उसका ये कहना था कि एक बार मूवी रिलीज़ हो जाएगी फिर वो देव को छोड़ देगी। जब देव ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि देव ने सोनाली को अपनी लाइफ मान लिया था। फिर देव फैसला लेता है कि वो अब दुनिया से दूर रहेगा क्योंकि उसका मन कहीं नहीं लग रहा था, उसको सुकून चाहिए था। फिर भटकते भटकते वो जयपुर के अंदर एक पुराने महल को देखता है जिसका नाम मनिकताल था। जैसे ही वो इस जगह से गुजर रहा था तो उसे ऐसा लगा मानो ये जगह उसका सदियों से इंतज़ार कर रही हो। देव अब इस जगह के ओनर से मिलता है और महल रेंट पर ले लेता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और उनकी कार टकरा जाती है। वो हैरान थे कि इतना बड़ा दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। फिर उन्होंने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ हो। देव और टीटू फिर महल के अंदर जाते हैं तो उनकी मुलाकात महल के केयरटेकर से होती है जिसके साथ थानेदार नाम का आदमी भी था जो रात को महल की निगरानी करता था। फिर देव नोटिस करता है कि महल की लेफ़्ट साइड के दरवाजे सब खुले थे और राइट साइड के बंद थे। देव इसकी वजह पूछता है और उन्हें खोलने कहता है। केयरटेकर बताता है कि ये दरवाजे तकरीबन 100 साल से ऐसे ही बंद हैं और अगर यहाँ एक कील भी ठोकी तो उसके लिए भी उसे पुरातत्व विभाग से परमिशन लेनी होती है जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने दरवाज़ों को खोलने के बारे में सोचा भी नहीं। देव उनसे बात ही कर रहा था तभी वहाँ पर यामिनी नाम की एक हिस्ट्री टीचर की एंट्री होती है जो पास के कॉलेज में पढ़ा रही होती है। यामी इस महल के बारे में भी रिसर्च कर रही होती है। यामिनी देव को एक बात बताती है। उसका कहना था कि इस महल की लेफ़्ट साइड राजा रहता था और राइट साइड रानी का कमरा था और यहाँ पर जहाँ जहाँ रानी रहती थी उसके कमरों को लॉक कर दिया था। यामिनी देव को अच्छी तरीके से जानती हैं। वे कहती है उसे पता है वो यहाँ छिपकर रहने आया है। कहती है चिंता न करें, वे किसी को नहीं बताएगी। उसके बाद केयरटेकर देव को उसका कमरा दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है तो देव देखता है अंधेरा होते ही महल की सारी लाइट्स बंद हो चुकी होती हैं और सिग्नल्स काम नहीं कर रहे होते हैं। देव को ये चीज़ अजीब सी लगती है। वो ये बात थानेदार से पूछता है तो थानेदार बताता है यहाँ पर ऐसा ही होता है, हर रोज़ शाम को ऐसे ही लाइट्स बंद हो जाती हैं। तभी देव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी इतने में उसे कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की की भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। देव कमरे से निकलकर देखता है कि महल के जितने भी राइट साइड के कमरे बंद थे ना, सभी खुल चुके थे। इतने में अचानक से देव के सामने एक भूत आ जाता है कि तभी एक लड़की उसे बचाते हुए नीचे छिप जाती है और देव को अपना नाम सुनहरी बताती है। वो कहती है ये घोस्ट बरसों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो उसे जान से मारना चाहता था। सुनहरी इससे कई साल से बच रही होती है। जब सुनहरी को पता चलता है कि ये साल 2026 है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि साल 2026 में कोई ऐसा शख्स आएगा जो उसे भूत से बचाएगा। सुनहरी देव से बात ही कर रही थी तभी भूत उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसे पकड़कर ले जाता है। फिलहाल देव यहाँ कुछ नहीं कर पाता। अगली सुबह देव केयरटेकर और यामिनी को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक लड़की कैद है जिसे हमें बचाना चाहिए, पर उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है कि इस महल में एक शैतानी साया है। देव एक बार फिर राइट के दरवाजे खोलने की बात करता है पर यामिनी देव को कुछ दिखाने के बाद वो राइट साइड की खिड़की पर
पत्थर मारती है जिससे खिड़की का शीशा टूट जाता है, पर तुरंत जुड़ भी जाता है। उसे ये मालूम पड़ता है यहाँ एक भूत का साया है। यामिनी इस महल के बारे में रिसर्च कर रही थी। उसे एक बुक मिली थी जिसे मनोहर नाथ ने लिखा था। दरअसल बात यह है कि जब 1909 में अंग्रेज़ों ने इस महल को पैलेस में बदलना चाहा, जिनके साथ मनोहर नाथ भी थे, जो आर्किटेक्चर थे। मनोहर नाथ उन्हें बहुत मना करते थे पर वो नहीं मानते। तभी एक देवेंद्र नाम का आदमी राइट साइड के दरवाजे खोलता है तो वो जलकर राख बन जाता है और दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। इस भयानक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था और फिर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दरवाज़ों को खोले। यामिनी देव को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है कि जब मैं पहली बार महल आ रही थी तभी जो पास का ब्रिज है वो 4 किलोमीटर दिखा रहा था और जैसे ही नज़दीक पहुंची तो दूरी 8 किलोमीटर हो गई और उसके ऊपर अचानक से बहुत सारे कौवों ने भी हमला किया था। यामिनी की बातों को सुनकर यही लगता है कि उसे भी शैतानी साये ने रोकने की कोशिश करी। यामिनी देव से पूछती है वो यहाँ पर किस लिए आया है। अब देव जो बताता है ना, उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो एक बुक की तरफ इशारा करता है। वो उस बुक में लिखी कविता के बारे में बताता है। ये सुनकर टीटू और यामिनी हैरान थे कि आखिर देव को ये सब कैसे पता है, जबकि वो यहाँ पर पहली बार आया था। देव बातों से यही लग रहा था मानो देव का सुनहरी से कोई कनेक्शन हो। आज शाम को देव महल की लाइट्स बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। लाइट्स जैसे ही बंद होती हैं, देव देखता है कि राइट साइड के सारे दरवाजे फिर से खुल चुके थे। फिर देव अंदर एंटर करता है और देव उस भूत को भी देखता है जो सुनहरी को ढूंढ रहा था। भूत की कमी यही थी कि उसे कुछ दिखता नहीं था, पर वो छोटी से छोटी आवाज़ों को सुन सकता था। मतलब कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। वो जब भी किसी इंसान और सुनहरी की आवाज़ सुनता वो उसे मार देता। देव यहाँ पर बिना आवाज़ करे भूत से बच रहा होता है। वहीं सुनहरी देव को एक कमरे में बुलाती है। देव भूत से बचते हुए सुनहरी के पास जाता है। अब यहाँ पर वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि सुनहरी ने सदियों से पहले ही अंदाज़ा लगाया था कि उसे 2026 में देव नाम का आदमी बचाने आएगा। इसीलिए सुनहरी तब से देव नाम के आदमी का इंतज़ार कर रही थी। अब सुनहरी देव को बाथरूम के अंदर लेकर जाती है और वहाँ का शावर चला देती है ताकि भूत उनकी आवाज़ ना सुन सके। पर दिक्कत तो तब होती है जब सुनहरी देव को अंदर लेकर आ रही थी, तब शीशे की एक बोतल टकराकर नीचे गिर चुकी थी, जिससे भूत ने आवाज़ सुन ली थी। सुनहरी को लगता है भूत को आहट सुनाई दे गई है, तो वो देव को छुपा देती है और खुद नहाने लगती है। इतने में भूत सुनहरी के पास आता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से चाकू से मारता है। देव उसे चुपचाप देखता रहा क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। अब दूसरी रात यामिनी देव को एक मैप देती है। वो बताती है उसे मैप के थ्रू अंदर एंटर करना होगा। देव मैप के ज़रिए अंदर एंटर करता है, तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जो सुनहरी की थी, और ये पेंटिंग जॉर्ज थॉमस नाम के आदमी ने बनाई थी। देव उस पेंटिंग को ध्यान से देख रहा था और हैरान हो जाता है क्योंकि वो पेंटिंग 1870 में बनाई गई थी। देव शॉक्ड था कि सुनहरी पेंटिंग में जैसी दिख रही थी न, वो आज भी वैसी की वैसी जवान थी। देव कमरे से बाहर ही निकलता है और यामिनी के साथ कार में बैठकर कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे कुछ पता करना था। देव जैसे ही महल से कुछ दूरी पर जाते हैं, वो कार रोक देता है क्योंकि आगे का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक ब्रिज रहा करता था जो अब नहीं था। ये देखकर वो हैरान था, आखिर ब्रिज कहाँ गया। अब इससे यही समझ पाते हैं कि रात होते ही रानी के साइड का एरिया और महल के आसपास का एरिया 1870 के ज़माने में बदल जाता था।
अगली सुबह देव सारी बात केयरटेकर को बताता है। वे कहता है कि उसे समझ आ चुका है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो बताता है कि हर रात ये जगह 1870 में बदल जाती है और इसी वजह से कोई भी शख्स रात को यहाँ आता है ना, वो जिंदा नहीं बचता। देव का कहना था कि सुनहरी यहाँ पर 1870 से कैद है। वो रोज़ एक ही रात को जी रही है। वो रात को इस महल में फंसी थी, वैसे आज भी वो हर रात ऐसी फंसी रहती है। अगर उसे दिन में के समय बचा भी लिया तो साल 2026 हो जाएगा, जिससे वो मर जाएगी। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि उन्हें किसी भी तरह भूत को ख़त्म करना होगा, जिस वजह से सुनहरी कैद है। दूसरी रात देव फिर एक बार सुनहरी के पास जाता है। सुनहरी उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि देव उसे बचाने ज़रूर आएगा। देव को इस रात एक बात पता चलती है कि जिस भी इंसान को इस महल की सच्चाई पता चलती है, उसे भूत जान से मार देता है। उस वजह से सुनहरी देव को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था अगर देव को राज का पता चलता है जाएगा तो भूत उसे मार देगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इतने में उनसे एक आवाज़ हो जाती है। हर रोज़ की तरह भूत आता है और सुनहरी को उठाकर ले जाता है। पर इस बार भूत को देव की भी आहट महसूस हो जाती है, इसलिए वो देव को उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से देव को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और देव के मुंह से खून निकलने लगता है। देव बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहीं जब देव को होश आता है तो उससे रहा नहीं जाता, वो सुनहरी को बचाना चाहता है, इसलिए बुरी हालत में भी सुनहरी को बचाने महल में आता है। तभी एक रात टीटू और यामिनी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहाँ थानेदार उनकी बातें सुन रहा था। इतने में भूत थानेदार को अपने वश में कर लेता है। उसका चेहरा एकदम बदल चुका था। थानेदार की मदद से भूत उन्हें बताता है कि कोई भी सुनहरी को बचाने की कोशिश करेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। भूत उन्हें वार्न कर रहा था। इतने में थानेदार एक बड़ा चाकू लेकर खुद का गला काटकर मर जाता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थानेदार की बात करें तो कभी उसने भी सुनहरी को बचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसका हाथ कटा हुआ था, पर इस बार भूत ने उसे जान से मार दिया। उसके बाद ये बात इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को पता चलती है। वो वहाँ आता है और थानेदार की बॉडी को लेकर चला जाता है। उसके बाद से श्रीवास्तव भी उनके साथ रहने लग जाता है। दरअसल केयरटेकर और श्रीवास्तव का प्लान ये था कि कोई भूत को ख़त्म कर दे तो महल ठीक हो जाएगा और वो इस महल को बेच देंगे। वो पैसों के लालच में थे, जिस वजह से देव जो भी कर रहा था वो उसे नहीं रोक रहे थे। पर केयरटेकर को देव पर दया आती है। वो चाहता था कि देव के साथ बुरा ना हो, जिस वजह से वो मुंबई भाग जाता है। दूसरी तरफ देव एक बार फिर से सुनहरी से मिलता है। अब सुनहरी गाना गाकर देव को कुछ बताना चाहती है। अब देव को कुछ समझ आता है, जिस वजह से वो यामिनी को लेकर बाहर कहीं जाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही कार स्टार्ट करता है ना, इतने में उन्हें शैतानी कौवे घेर लेते हैं, जो उन्हें जाने से रोक रहे थे। देव के हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो कार स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। इतने में यामिनी देव से एक खुफिया रास्ते के बारे में बताती है। फिर उसके अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें 3 रास्ते दिखते हैं। वो सोचते हैं आखिर वो किस रास्ते से जाएं। बात ये थी कि यामिनी ने अपनी रिसर्च के दौरान एक ऐसे कमरे के बारे में जाना था जिसके अंदर कटा हुआ पेड़ है, तो शायद उन्हें वो कुछ राज मिलने वाला था। इसलिए यामिनी और देव इस कटे हुए पेड़ को ढूंढने लगते हैं। बहुत ही मुश्किलों के बाद वो उस पेड़ तक पहुंचते हैं। वो पेड़ को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उस पर कोई अजीब सा सिंबल बना हुआ था। तभी यामिनी को कुछ याद आता है। वो उस सिंबल को कहीं तो देखी थी, जिसके लिए वो उसको जानने के लिए सासणगढ़
जाती है। अब वो जैसे एंटर करते हैं उसके अंदर उन्हें म्यूज़ियम दिखाई देता है जिसमें एक बुक थी। यामिनी उस बुक के शब्दों को समझ नहीं पाती। देव के फ़ोन को छीन लेता है। वो भागते हुए एक बाबा के पास पहुंचता है। देव उस बाबा को अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि जिस दिन वो महल आ रहा था उस दिन वही बाबा देव से मिला था। तो यहाँ पर बाबा देव को एक तस्वीर दिखाता है जिसको देखकर देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मतलब कि वो तस्वीर देव की ही थी, राजा के रूप में। अब जाकर बाबा एक कहानी बताता है। ये महल पहले अर्जुन सिंह नाम के राजा का था। वहीं उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुनहरी। सुनहरी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिस वजह से राजा का जो मंत्री था ना, वो रानी पर बुरी नज़र डालता है, जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत समय सुनहरी को पाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वो सुनहरी को चुपके से नहाते हुए देख रहा था। ये चीज़ महल की एक दासी देख लेती है। महल की दासी सुनहरी को विक्रांत की हरकतों के बारे में बता चुकी थी। तभी एक दिन विक्रांत सुनहरी को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है। पर सुनहरी तो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानती थी वो कितना खतरनाक है। सुनहरी उसे बताती कि उसका रिश्ता राजा भीष्म से हो चुका है। राजा भीष्म और कोई नहीं, देव ही था। वो शादी का प्रस्ताव एक दिन अर्जुन सिंह को भेजता है। वो लिखता है कि उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। शादी वाले प्रस्ताव को राजा मान जाता है और अपनी बेटी की शादी उससे कराने का वादा उससे कर देता है। और जब ये बात विक्रांत को पता चलती है ना, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से से अपनी माँ के पास पहुंचता है जो उसी कटे हुए पेड़ वाले कमरे में काला जादू करती थी। विक्रांत अपनी माँ से सारी बातें बताता है। अब उसकी माँ का भी यही सोच था कि मतलब कि माँ भी अपने बेटे की शादी सुनहरी से करवाना चाहती थी ताकि सारा राजपाट उन्हें मिल जाए। तो यहाँ पर विक्रांत की माँ एक चाल चलती है। वो काला जादू कर कर एक राख की पुड़िया बनाती है जिसे मंदिर की सीढ़ियों पर फैला देती है, जिससे राजा की मौत हो जाती है। अब राजा की मौत होने की वजह से सुनहरी अकेली पड़ जाती है। तो विक्रांत और उसकी माँ सारा कमांड संभालते हैं और सुनहरी को कैद कर लेते हैं। सुनहरी देव को पसंद करती है। तभी एक दिन वो लेटर के ज़रिए सारी बातें राजा भीष्म को बता देती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि राजा भीष्म उसे बचाने ज़रूर आएगा। उससे पहले विक्रांत एक दिन पहले राजा भीष्म से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि राजा के मरने के बाद अब वो खुद मणिकताल का राजा बन चुका है। इस वजह से वो सुनहरी की शादी उससे नहीं कराएगा। विक्रांत भीष्म से कहता है कि अगर तुम शादी ठुकरा दोगे तो उसके बदले तुम्हें हर महीने सोने की मुद्रा मिलेंगी, और अगर नहीं मानोगे तो तुमसे युद्ध होगा। इस प्रस्ताव को भीष्म कबूल कर लेता है क्योंकि वो एक लड़की की वजह से अपना राज्य को खतरे में डालना नहीं चाहता था। राजा भीष्म प्रस्ताव के मुताबिक काला जादू करने वाली बुक भी मांगता है। विक्रांत उसकी बात को मान जाता है। यहाँ पर विक्रांत ने दिमाग लगाकर भीष्म को रोक लिया था, पर अब भी उधर सुनहरी राजा भीष्म का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन तभी विक्रांत सुनहरी के साथ बहुत गलत करता है। वो उसके साथ संबंध बनाता है और वैसे ही कैद कर देता है और कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। जब तक तैयार नहीं होगी तब तक वो उसे ऐसी कैद रखेगा। सुनहरी के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो विक्रांत से बदला लेने चाहती थी, जिस वजह से एक साजिश रचती है। सुनहरी अपनी गर्दन पर जहर लगाती है और विक्रांत के पास चली जाती है। विक्रांत जैसे ही सुनहरी को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो समझ रहा था सुनहरी ने उसे अपना लिया। जैसे ही विक्रांत सुनहरी की गर्दन को टच करता है तो जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सुनहरी अपने सैनिकों के ज़रिए विक्रांत को महल के सामने दफन करा देती है। दूसरी तरफ जब विक्रांत की माँ मादरा को पता चलता है कि उसके बेटे को मार दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो गुस्से से वो काला जादू करने लगती है। उसका कहना था वो सारा राजपाट बर्बाद हो जाए
और रानी का सर्वनाश हो जाए। माद्रा काला जादू कर विक्रांत की बॉडी को जिंदा कर देती है, जिससे विक्रांत एक शैतान का रूप धारण कर लेता है। पर उसी वक्त सुनहरी ने विक्रांत की मां को भी मार दिया था, पर तब तक विक्रांत जिंदा हो चुका था। वो सुनहरी को उसी घर में कैद कर देता है। उसका कहना था कि वो उसे हर रात भागने का मौका देगा, पर वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। तब से लेकर आज तक सुनहरी भागने की कोशिश कर रही थी, पर हर रोज़ विक्रांत उसे पकड़ लेता और उसे तड़पाता। अब सारी सच्चाई बाहर आ जा चुकी थी। देव वहाँ से निकलकर फिर महल में आता है और रात को सुनहरी से मिलता है और सारी बात उसे बताता है। हालांकि सुनहरी ये बात नहीं पता थी कि देव ही भीष्म है। देव उसे बताता है कि वही पिछले जन्म में राजा भीष्म था। ये सुनकर सुनहरी का भरोसा टूट जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में भीष्म ने उसकी मदद नहीं की थी, जिस वजह से सुनहरी उससे नाराज़ थी। यहाँ पर वो देव से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अब उसे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरे तरफ देव ने फैसला ले लिया था कि अब वो सुनहरी को विक्रांत की कैद से आज़ाद कराएगा। इसलिए वो यामिनी के साथ मिलकर काला जादू करने वाली बुक लाता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें विक्रांत को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी बॉडी को ढूंढना होगा। विक्रांत की बॉडी जिस जगह दफन की गई थी उसी जगह अगल बगल 4 जीवों को भी दफन किया था, जिसका मतलब ये था कि पहले उन्हें इन 4 जीवों को ढूंढना होगा और उसके बाद उन्हें ख़त्म करना होगा, जिससे विक्रांत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि विक्रांत की जान उन्हीं 4 जीवों में कैद थी। उसी प्लान के साथ देव कमरे में एंट्री करने की कोशिश करता है, पर सुनहरी उससे गुस्सा थी, जिस वजह से सुनहरी उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। देव उसे नीचे से लेटर देकर बताता है कि वो भीष्म नहीं है। देव उससे बहुत प्यार करता है। सुनहरी दरवाज़ा खोल देती है। उसके बाद उसे वो फाउंटेन के पास ले जाती है, जहाँ पर विक्रांत की बॉडी दफन की गई थी। देव वहाँ लाइट जलाकर देखता है तो उसे कीड़ा दिखाई देता है। वो उस कीड़े को मार देता है, पर उधर विक्रांत को पता चल चुका होता है। वो देव को फिर मारने की कोशिश करता है। इसी बीच सुनहरी महसूस कर पाती है देव उसकी जान बचाने के चक्कर में खुद की जान जोखिम में डाल रहा होता है, जिसका मतलब ये था कि देव भीष्म नहीं है और सुनहरी देव पर भरोसा करने लगती है। देव को 3 और कीड़े चाहिए थे, तभी अचानक से 2 और कीड़े आ जाते हैं और वो उन्हें आग में फेंककर जला देते हैं, जिससे 3 कीड़े तो मर चुके थे। वहीं विक्रांत की हालत ख़राब हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके सारी जान निकल रही थी। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए वो देव को मारने की कोशिश करता है। देव जब आखिरी कीड़ा देख लेता है तो विक्रांत उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे सुनहरी एक प्लान बनाती है कि विक्रांत देख नहीं सकता था, बस सुन सकता था। इसलिए सुनहरी बिना आवाज़ किए शीशे पर लिखती है कि वो विक्रांत को अपने पीछे भगाएगी। उसे यकीन था जब वो विक्रांत से भागने की कोशिश करेगी तो हर बार की तरह विक्रांत उसे रोकेगा। सुनहरी ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। सुनहरी जैसे ही भागती है ना, वैसे ही विक्रांत उसका पीछा करने लगता है। वहीं इधर देव कीड़े को मारने के लिए ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ सुनहरी के पैर में शीशा घुस जाता है, जिस वजह से वो भाग नहीं पाती। तभी विक्रांत को समझ आता है कि ये सब उनकी एक चाल थी। अब विक्रांत सुनहरी को छोड़कर देव की तरफ बढ़ता है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि देव ने कीड़े को मार दिया था, जिस वजह से विक्रांत का शरीर कमज़ोर होने लगता है और उसकी पूरी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। और फिर आसानी से देव विक्रांत को पीट कर मार देता है। उसके बाद देव और सुनहरी देखते हैं कि विक्रांत के मरने से महल की सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। जैसे कि महल का एक हिस्सा पुराना था, वो सुनहरी की वजह से जिंदा था, तो वहाँ पर पूरा महल खंडर में बदलने लगता है।
और सारी चीज़ें टूट टूट कर गिरने लगती हैं। देव सुनहरी के साथ ही रहना चाहता था, पर अगर वो वहाँ रुका तो देव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुनहरी 1870 में फंसी हुई थी, जिस वजह से देव जैसे ही सुनहरी का हाथ पकड़ता है तो उसका एक हाथ पूरा सुनहरी के टाइम जोन में चला जाता है, जिस वजह से उसका हाथ गायब हो रहा था। सुनहरी समझ चुकी थी देव उसके साथ नहीं रह सकता, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो देव को तुरंत धक्का देकर दूसरी तरफ फेंक देती है और खुद टाइम जोन में ख़त्म हो जाती है। इसके बाद देव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यामिनी और टीटू उसे बताते हैं कि उसने सुनहरी को मुक्ति दिलाकर बहुत अच्छा किया, उसकी वजह से महल के आसपास का एरिया एकदम ठीक हो चुका है। फिर देव हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो जाता है।